नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा वो है पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद के बारे में आज हम बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लक्ष्मीकांत जो कि बुक है एक पॉलिटी की, उसके 22वें चैप्टर पर आ चुके हैं, जो कि है पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसद। संसद के बारे में आज हम बात करेंगे कि संसद में क्या क्या होता है। तो संसद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक है, जो कि संविधान के 5वें भाग में निहित है। और भारतीय संसद प्रणाली जो है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर एक जगह है ब्रिटेन में जहाँ से हमने इस चीज़ को कॉपी किया है। एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिटेन की प्रणाली और हमारी जो प्रणाली है एक तरीके से सेम है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, वो हमारी और ब्रिटेन की बहुत हद तक सेम है। उसमें बहुत सारी कुछ भिन्नताएं भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम राज्यसभा के सदनों की बात करें तो राज्यसभा के 3 अभिन्न अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है ब्रिटेन में। दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है ब्रिटेन में। तीसरा होता है प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, ब्रिटेन में प्रेसिडेंट नहीं है। वहाँ पे हेरिडेटरी हेड होता है, जिसको कोई अभी क्वीन है, पहले किंग हुआ करते थे, किंग या क्वीन, जो वहाँ के हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट कहे जाते हैं। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है, जो कि एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर हम 1954 से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ भी काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था राज्यसभा को, और हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था लोकसभा को। लेकिन 1954 में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट के द्वारा अपर हाउस को राज्यसभा, जिसको हाउस ऑफ एल्डर भी बोला जाता है, कहीं कहीं से सेकंड चैम्बर भी बोला जाता है, और लोअर हाउस को, जिसको पीपल्स हाउस या फर्स्ट चैम्बर बोला जाता है, इसको लोकसभा नाम दे दिया गया। और एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट साहब भी पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होते हैं। प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई सा भी बिल जो होता है वो एक्ट नहीं बनता, वो बिल ही रहता है। तो लोकसभा में पहले पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट साहब के हस्ताक्षर नहीं होते हैं वो बिल सिर्फ बिल माना जाता है। उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के साइन जरूरी होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। प्रेसिडेंट केवल एक व्यक्ति नहीं है, प्रेसिडेंट एक ऑफिस की तरीके से पार्लियामेंट में ट्रीट किया जाता है। अगर हम कंपेयर करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में प्रेसिडेंट वहाँ की जो संसद है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसका पार्ट नहीं होता। वहाँ पे अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट एक अलग से बॉडी होती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का संसद से लेना देना नहीं होता। हमारे यहाँ संसद का पार्ट ही प्रेसिडेंट होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में, जो कि अपर हाउस जिसको बोला जाता है। इसके कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है इसमें 250, इसके मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ जो है 250 फिक्स करी गई है। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें, जिसमें 250 में बोला गया है 238 जो है वो इलेक्ट होकर आएंगे, और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें जो नॉमिनेट किए जाएंगे सदस्य, ये कैसे होंगे, ये कोई संस्कृति, कला या साइंस बैकग्राउंड के जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। अभी हम प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 245 व्यक्ति जो हैं वो इलेक्ट होकर आए हैं डायरेक्टली, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग राज्यसभा को, जिसमें 229 इलेक्ट होकर आए हैं स्टेट से, और 4 आए हैं यूनियन टेरिटरी से, जिसमें पौंडीचेरी और दिल्ली आते हैं, और 12 मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 245 सदस्य अभी हमारी राज्यसभा में हैं। हमारा 4th शेड्यूल जो है संविधान का, वो साफ साफ बात करता है कि राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो कैसे एलोकेट करी जाएंगी। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये 4th शेड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में एक्चुअली पॉपुलेशन के बेस पे रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत वोट पड़ती है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होती है उससे इसमें वोट पड़ती है। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसमें पॉपुलेशन के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। लाइक उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन के नज़रिए से स्टेट है, यहाँ पे 31 सीट होती हैं अकेले, जबकि त्रिपुरा की अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही स्टेट होती है। और
अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में जितनी स्टेट हैं वहाँ पे 50 स्टेट हैं और हर एक स्टेट से 2 मेंबर इलेक्ट होते हैं। इस प्रकार से यूएस में 100 उसे क्या बोलते हैं, सेनेट में, यूएस की सेनेट में 100 मेंबर हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बेस्ड है। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होकर आते हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पहले तो दिल्ली और पौंडीचेरी दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जिसके पास खुद की विधानसभा थी, लेकिन अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड हो गया है और लद्दाख भी इंक्लूड हो गया है। लेकिन लद्दाख से राज्यसभा नहीं आता, लद्दाख से सिर्फ एक लोकसभा सांसद आते हैं, वो भी एक लोकसभा में एक ही सांसद हैं जो कि लद्दाख से आते हैं। अभी दिल्ली और पौंडीचेरी दो और जम्मू एंड कश्मीर 3 जगह से राज्यसभा सांसद आते हैं। अगला है नॉमिनेटेड मेंबर। अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर 12 होते हैं राज्यसभा में, जिसको नॉमिनेट करने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करते हैं। इसमें डिफरेंट फील्ड के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कला, संस्कृति, साइंस, इन स्ट्रीम से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं एज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन इसकी जो होती है एक टाइम, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है जो कि कभी उसे क्या बोलते हैं, डिमोलिश नहीं हो सकता, जो कभी भंग नहीं हो सकता। जैसे लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन ये भंग नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, हर 2 साल के बाद तीसरे साल की बिगिनिंग में इनके जो 2/3 होते हैं सदस्य, वो रिटायर कर दिए जाते हैं और फिर से उनको इलेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर बना रहता है, ये कभी भी भंग नहीं किया जाता। पहली राज्यसभा का जो गठन है वो 1952 में किया गया था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो एक तरीके से 6 साल का हो जाता है। 6 ईयर का टेन्योर होता है राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका। अब हम बात करेंगे इनके प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं वो होते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये इनको अलग से इसके लिए इलेक्ट नहीं करना होता, ये खुद उसे क्या बोलते हैं, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ये इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का पद मिल जाता है, इनको चेयरमैनशिप जो है राज्यसभा की वो मिल जाती है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जबकि लोकसभा में इलेक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता अलग से चेयरमैन के लिए। लेकिन हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर के पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं। वो 2 स्पेशल पावर ये हैं कि जो उसे क्या बोलते हैं, स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। मनी बिल के केस में अगर देखा जाए तो स्पीकर का ही सब कुछ फाइनल होता है। स्पीकर चाहे तो बोले ये मनी बिल है, अगर वो चाहे तो बोले ये मनी बिल नहीं है। मनी बिल के कंटेक्स्ट में राज्यसभा के पास पावर नहीं होती। और स्पीकर जो है जॉइंट सिटिंग जब होती है, जब कोई लफड़ा फंस जाता है दोनों सदन के बीच में, कोई बिल फंस जाता है, तो उस टाइम पे जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आओ लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। तो उस सेशन को भी प्रोसाइड करने का काम कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। यहाँ पे भी राज्यसभा की पावर थोड़ी सी कम होती है। और एक चीज़ और इसमें डिफरेंट होती है, जैसे कि लोकसभा में जो होता है स्पीकर जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, लोकसभा का मेंबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। अब हम बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन की। डिप्टी चेयरमैन एक बहुत ही अलग पद है जो कि राज्यसभा के मेंबर ही होते हैं, और राज्यसभा खुद अपने मेंबर में से एक डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है। इनका काम कब आता है, जब चेयरमैन या तो प्रेसिडेंट का काम कर रहे होते हैं, या तो जो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट होते ही हैं, वो या तो प्रेसिडेंट का काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, उस टाइम समय इनका काम आता है, या तो फिर अचानक डेथ हो जाए वाइस प्रेसिडेंट की, या फिर किसी भी तरीके से सीट वैकेंट हो जाए तब इनका काम आता है। ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा को, और उसे क्या बोलते हैं, ये उसी में के सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और इंटरनल इलेक्शन होता है इनका। अगर इनको रिज़ाइन देना होता है तो ये चेयरमैन को रिज़ाइन देते हैं, और इनका महाभियोग भी किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। इनको रिमूव करने की प्रक्रिया जो है राज्यसभा में ही करी जाती है। और अगर ये मेंबर नहीं रहते राज्यसभा के, मान लो एमपी जो है वो इनका टेन्योर जो है एमपी का, वो अगर इनका ख़त्म हो गया है, तो ये इनकी जो वाइस चेयरमैनशिप है वो भी इनसे छीन ली जाएगी, और चेयरमैन को कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं।
और ये कोई सबॉर्डिनेट नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ साफ बोलता है, इट शुड बी एम्फसाइज्ड हियर दैट द डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन। ये चेयरमैन के कोई सबॉर्डिनेट नहीं है कि सहायक टाइप हैं, ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। ये राज्यसभा को डायरेक्टली जिम्मेदार हैं, डायरेक्टली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्यसभा के प्रति, और ये राज्यसभा से डायरेक्ट चुनकर भी आए हैं। राज्यसभा के जो इंटरनल मेंबर हैं उन्होंने ही इनको इलेक्ट किया है। और जैसे कि चेयरमैन के केस में होता है, डिप्टी चेयरमैन भी एक तरीके से कास्टिंग वोट ही देते हैं, ये भी वोट नहीं दे सकते, वो भी इन केस ऑफ टाई। तो इसमें मैंने एक तरीके से आपको राज्यसभा और पार्लियामेंट का बेसिक बता दिया है। अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा लोकसभा के बारे में। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा लोकसभा वाला, क्योंकि उसमें स्पीकर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जो चेयरमैन की बात थी, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो इनके बारे में कुछ पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। राज्यसभा में आपको स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम, डिप्टी स्पीकर, हर एक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।